हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ यूनिट 5 और ये जो यूनिट 5 का हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 1। तो लेक्चर नंबर 1 या यूनिट 5 आपका किस पर बेस्ड है? ये जो आपका यूनिट 5 है ये बेस्ड है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन। अभी हमने जो यूनिट 4 में पढ़ा वो था कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन, लेकिन यूनिट 5 का पार्ट कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है। तो आज का जो टॉपिक यहाँ पर रहेगा जस्ट बेसिक टॉपिक है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, कि अगर हमारे पास वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर है तब हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। तो देखिए, अगर हम बात करें रियल इंटीग्रेशन की तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कुछ इस तरह के इंटीग्रेशन a टू b fx dx। अब यहाँ पर ये जो x वेरिएबल है ये रियल वेरिएबल है जिसकी आप लिमिट कहते हैं। आप ये पढ़ते हैं कि x कहाँ से कहाँ तक टेंड करता है, x जाता है x इक्वल्स टू a से लेकर x इक्वल्स टू b तक। तो इसका मीनिंग, अगर आपके पास ये x एक्सिस है, एक रियल लाइन है, और यहाँ पर आपने एक पॉइंट मार्क किया x इक्वल्स टू a और ये पॉइंट आपने मार्क किया x इक्वल्स टू b, तो आप कहते हैं कि आपको a से b तक जाना है। तो a से b तक जाने का सिर्फ एक पाथ है और ये पाथ आपके पास क्या है? ये है सिर्फ एक लाइन। तो इसका मीनिंग, जब आप कह रहे हैं x इक्वल्स टू ए से x इक्वल्स टू बी, तो आप मूव करते हैं ओनली रियल लाइन के अलोंग। ये फिक्स्ड पाथ है, इसमें आप कभी पाथ कंसिडर नहीं करते। लेकिन जब हम इन्हीं रियल इंटीग्रेशन की बात करें कॉम्प्लेक्स के अंदर, यही अगर फिनोमेना हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें और अब हम कहें कि अब हमारे पास जो वेरिएबल है वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, तो हम इन्हीं इंटीग्रेशन को कैसे लिखेंगे? इंटीग्रेशन जिसकी हमने लिमिट ली, किसकी ले रहे हैं? लिमिट z वेरिएबल की ले रहे हैं, और ये z वेरिएबल टेंड्स करता है z1 से लेकर z2 तक। और जो हमारे पास इंटीग्रेंड है जिसे आपका फंक्शन है, ये फंक्शन है आपके पास एफ जेड डी जेड। अब आपको पता है कि ये जो z वेरिएबल है, इस z वेरिएबल को आप लिखते हैं x प्लस आयोटा y। x रियल पार्ट और y इसका इमेजिनरी पार्ट है। इसका मीनिंग, अगर मुझे एक पॉइंट z शो करना है तो मुझे एक्सिस लेनी होगी रियल एक्सिस भी और इमेजिनरी एक्सिस भी। तो यहाँ पर हमने अपने z प्लेन को शो करने के लिए हमें दो एक्सिस रिक्वायर्ड है। फर्स्ट एक्सिस रियल एक्सिस, ये आपके पास x आ गया, और दूसरा आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया y एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। अब हमने कहा कि ये जो z टेंड्स करता है वो z1 से करता है। अब z1 को मान लो कि आपके पास कोई कोऑर्डिनेट है, आपने ले लिया कि z1 a प्लस आयोटा b है और z2 आपके पास है c प्लस आयोटा d। ये तो लिमिट्स दी होंगी क्वेश्चन के अंदर। अगर a प्लस आयोटा b आप कह रहे हैं तो इसका मीनिंग, इसका x कोऑर्डिनेट मीनिंग रियल पार्ट है a और इमेजिनरी पार्ट है b, मीनिंग कोऑर्डिनेट है a कॉमा b। और अगर मैं z2 कह रही हूँ तो इसका मीनिंग, इसका रियल पार्ट है c और इमेजिनरी पार्ट है d। इसका मीनिंग इसके कोऑर्डिनेट c कॉमा d है। तो जब हम ये कहें कि मान लीजिए ये पॉइंट आपके पास है z1 और z1 ये जो हमने लेट किया a कॉमा b, और ये पॉइंट आपके पास है z2 और ये आपके पास आ गया c कॉमा d। अब आपको z1 से z2 तक जाना है, इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पर पाथ फिक्स नहीं है कि आपने रियल में कहा कि भाई नहीं, वो तो रियल एक्सिस के थ्रू ही चलेगा a से लेकर b तक, लेकिन z1 से z2 जाने के इनफाइनाइट पाथ है। हो सकता है कि आप स्ट्रेट लाइन के थ्रू जाएं, हो सकता है कि आप कर्व के थ्रू जाएं। तो इसका मीनिंग, जब हम इस टाइप के इंटीग्रेशन करते हैं तो वहां हमें पाथ दिए होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का इंटीग्रेशन है ये पाथ पर डिपेंड करता है। तो जब भी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की बात करें तो क्वेश्चन में पाथ डेफिनेटली गिवन होगा, और हमारे इंटीग्रेशन के वैल्यू इन पाथ पर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे या हम क्या बेसिक लेके चलेंगे। तो जब भी हम किसी क्वेश्चन में बात करेंगे तो जो हमारे पास z वेरिएबल है ये तो हमारे पास x प्लस आयोटा y ही रहेगा।
अब हमारे पास जो क्वेश्चन होगा dz, तो हम इसकी हेल्प से dz फाइंड आउट कर सकते हैं। dz आपके पास आ जाएगा dx, आप इसे डिफरेंशिएट कर लें, आयोटा dy, ये आपके पास आ जाएगा dz की वैल्यू। अब आपके पास एक फंक्शन रहेगा, इंटीग्रेंट रहेगा fz। इस fz को हमने यूनिट 4 में भी पढ़ा, हम लेते थे u प्लस आयोटा v, ये हम लेते थे। तो जब हम इस तरह की वैल्यू अपने कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में पुट करेंगे, तो यही इंटीग्रेशन देखिए हम अपना इजीली रियल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और रियल पे काम करना आपको ऑलरेडी आता है। तो आपके पास मान लीजिए ये इंटीग्रेशन है fz dz, जिसकी लिमिट आपके पास z1 से z2 दे दी गई, आपने इसे कन्वर्ट कर लिया। दिस इज u प्लस आयोटा v एंड dz आपने लिख लिया dx प्लस आयोटा dy। अगर आप दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कर लें, तो आपके पास यही इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए u dx प्लस आयोटा u dy प्लस आयोटा v dx माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस हो गया तो माइनस का v dy। इस तरह से ये इंटीग्रेशन आपके पास कन्वर्ट होगा। अब इस इंटीग्रेशन से आप इजीली अपना रियल इंटीग्रेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं इस इंटीग्रेशन को लिखना चाहूँ, तो आप इस इंटीग्रेशन का रियल पार्ट एक साथ करके देखिए, आपको क्या मिलेगा या क्या नजर आ रहा है, u dx माइनस v dy। और अगर मैं इसका आयोटा पार्ट सेपरेट कर दूं, तो ये मेरे पास नजर आ जाएगा u dy प्लस का v dx, ये नजर आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ये जो कंप्लीट इंटीग्रेशंस हैं, ये इंटीग्रेशंस हमारे रियल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होंगे। क्यों? क्योंकि हमें पाथ दिया जाएगा। तो जो भी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है उन्हें आप रियल में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग पाथ, जिस भी पाथ पर आप चल रहे हैं। तो इन्हीं इंटीग्रेशन को हम कहते हैं लाइन इंटीग्रेशन, ये कहलाते हैं लाइन इंटीग्रल। और इसी लाइन इंटीग्रल से एक डेफिनेशन और डिफाइंड करूं, तो मैं दोबारा से अपने इसी फिगर पे जाती हूं जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया। अगर मैं आप लोगों से ये कह दूं कि ये जो Z1 है और Z2 है, ये दोनों कॉन्साइड कर गए, इसका मीनिंग इसी पॉइंट पर चले और इसी पॉइंट पर आ गए, तो इसका मीनिंग कैसे चले, किसी क्लोज्ड कर्व के थ्रू चले। जब हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कॉन्साइड कर जाए, हम घूम फिर कर वहीं आ जाएं, तो ये इंटीग्रेशन हमारे पास क्या कहलाता है, मीनिंग क्लोज्ड कर्व बने, तो ये इंटीग्रेशन हमारे पास क्या कहलाते हैं, कॉन्टूर इंटीग्रेशन। दिस इज कॉल्ड कॉन्टूर इंटीग्रल। तो आज तो मैं कॉन्टूर इंटीग्रल आज तो इस वीडियो में नहीं बता रही हूँ, मैं यहाँ पर आपको सिखाने जा रही हूँ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में लाइन इंटीग्रल आप कैसे करते हैं। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है, तो चलिए देखते हैं, ये एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में आपको इवैल्यूएट करना है 0 से 1 प्लस आयोटा, और फंक्शन आपको दिया गया है x स्क्वायर माइनस आयोटा y dz। साथ में आपको पाथ दिए गए y इक्वल्स टू एक्स एंड y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो देखिए जब आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो आप इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट पढ़िए। ये जो लोअर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है z इक्वल्स टू 0, और आप 0 को लिख सकते हैं 0 प्लस 0 आयोटा। इसका मीनिंग इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं 0, 0। इस पॉइंट को आपने अपने एक्सिस पे मार्क किया और ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आपके पास है z इक्वल्स टू 0, मीनिंग ऑरिजिन। अपर लिमिट क्वेश्चन के अंदर क्या दी गई है, ये दी गई है 1 प्लस आयोटा। फिर से अगर आप इसे देखिए, इसका रियल पार्ट है 1, मीनिंग x कोऑर्डिनेट 1, और इमेजिनरी पार्ट है आयोटा, मीनिंग आयोटा का कोफिशिएंट है फिर से 1, इसका मीनिंग y कोऑर्डिनेट 1। तो 1 प्लस आयोटा के कॉरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट आपके पास बनते हैं 1, 1। मान लीजिए x एक्सिस पर आप 1 चले, y एक्सिस पे 1 चले, यहाँ पर आपके पास ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट क्वेश्चन में दिया है 1 प्लस आयोटा। 0 से 1 प्लस आयोटा तक जाना है, और जाने के दो पाथ दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट पाथ पर हम कंसीडर करने जा रहे हैं। फर्स्ट पाथ है y इक्वल्स टू एक्स, मीनिंग स्ट्रेट लाइन।
इस स्ट्रेट लाइन पर आप चलेंगे, ये स्ट्रेट लाइन पर चलते हुए आप यहाँ तक पहुंच रहे हैं। तो फर्स्ट बात है y इक्वल्स टू x। अब देखिए काम कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट बताती हूँ। आप सबसे पहले अपने क्वेश्चन में पाथ को लिखेंगे। पाथ आपको दे दिया गया y इक्वल्स टू x। इस पाथ को डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो y का डिफरेंशिएशन dy और x का डिफरेंशिएशन dx, ये आपने फॉर्म कर लिया पाथ के अकॉर्डिंग कि जहां भी आपके क्वेश्चन में dy आए उसे dx से आप रिप्लेस कर लें या dx को dy से रिप्लेस कर लें, क्योंकि मुझे अपने इंटीग्रेशन को रियल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है। ये तो पाथ के कॉरेस्पॉन्डिंग आया। अब आते हैं कि हमारे पास dz निकालना है। तो dz के लिए अभी आपको बताया कि z इक्वल्स टू आप लेते हैं x प्लस आयोटा y। जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये कन्वर्ट हो गया dz इक्वल्स टू dx प्लस आयोटा dy, इसमें कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर अपने पाथ को यूज करिए, जो भी पाथ के अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाए आप dz के अंदर यूज करेंगे। किस तरह से यूज करेंगे? dz को कन्वर्ट करिए। तो हम क्या रखने जा रहे हैं? हम dy को dx से रिप्लेस करने जा रहे हैं। तो dx तो ये एज इट इज रह गया आयोटा और dy के प्लेस पर आ गया dx। इसका मीनिंग आप इसे लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा dx। ये आपने अपने पाथ के अकॉर्डिंग dz की वैल्यू को कन्वर्ट किया। अब हम चलते हैं कि देखिए अब हमें इंटीग्रेशन में फंक्शन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई dz। तो इंटीग्रेशन की वैल्यू पर आते हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन की वैल्यू के लिए आपने इंटीग्रेशन की वैल्यू को आई लेट कर लिया और जहां उसने कहा 0 से चलिए और 1 प्लस आयोटा तक पहुंच जाइए और फंक्शन आपको दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस का आयोटा वाई dz। अब अपना पाथ जो आपको दिया गया है वो आप इसमें यूज कर रहे हैं। कैसे यूज कर रहे हैं देखिए, आपके पास है फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर माइनस का आयोटा वाई। अब y की वैल्यू को हम पाथ के अकॉर्डिंग रिप्लेस करने जा रहे हैं x। तो ये आपके पास आ गया x। नेक्स्ट आपके पास है dz। dz भी हमने अपने पाथ के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया, ये बन गया 1 प्लस आयोटा dx। तो आप अपने क्वेश्चन को देखिए, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका x में कन्वर्ट हो गया, मीनिंग रियल वेरिएबल x में कन्वर्ट। अब आपको इजीली काम करना आता है, इंटीग्रेशन करना। तो यहाँ से 1 प्लस आयोटा को आपने इंटीग्रेशन के बाहर किया है। इंटीग्रेशन क्या रह गया फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस का आयोटा एक्स एंड dx। अब बात करते हैं भाई x की लिमिट क्या होगी। आप 0 पर थे, 0 से चलना स्टार्ट किए और 1 प्लस आयोटा तक पहुंचे हैं। 1 प्लस आयोटा के कोऑर्डिनेट अभी आपको बताए 1,1 और x में काम कर रहे हैं, इसका मीनिंग x की लिमिट 0 से लेकर कहां तक पहुंच गई, 1 तक। सिंपल इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर को हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो जैसे ही आप एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 1 प्लस आयोटा एक्स क्यूब बाय 3 माइनस का आयोटा एक्स स्क्वायर बाय 2 एंड लिमिट 0 टू 1। लिमिट अप्लाई करो, सो आंसर इज 1 प्लस आयोटा और ये आपके पास आ गया 1 बाय 3 माइनस आयोटा बाय 2। चाहे तो आप इसकी आगे और मल्टीप्लाई करके इसे सिंप्लीफाई करके अपने आंसर को दे सकते हैं या अपना आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हैं। तो ये आपका इस लाइन इंटीग्रल का आंसर आया जिसे आपने इन टर्म्स ऑफ एक्स करके काम किया। अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर कि चलिए अब हम स्ट्रेट लाइन के थ्रू तो नहीं जा रहे हैं, अब हम अपने क्वेश्चन में दूसरे पाथ के थ्रू जाते हैं। तो देखिए हमें सेकंड पाथ यहां से यहां तक जाने का क्या दिया गया है। सेकंड पाथ हमारे पास है b इक्वल्स टू y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सेकेंड पाथ है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो ये पता है कि ये पाथ का इक्वेशन है पैराबोला। यहां पर आपको पैराबोला दिया गया, तो पैराबोला इसका मीनिंग अब आप यहां से यहां तक जाएंगे पैराबोला के थ्रू। तो चलिए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई का पैराबोला है, आप यहां से चले और ये पैराबोला लेते हुए और आप इस पॉइंट पर यहाँ पहुंचेंगे। तो यहाँ पर आपने पाथ लिया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये पाथ लिया। तो देखिए अब यहाँ पर काम कैसे करेंगे, सेकंड पाथ पर आते हैं। पाथ चेंज कर दिया,
तो सेकंड पाथ, हम सबसे पहला हमारा जो काम होगा पाथ को लिखना। तो सेकंड पाथ है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में पाथ का डिफरेंशिएशन, तो dy की आपने वैल्यू निकाल ली, dy आपके पास आ गया 2x dx। अब आपके पास जो z है, ये z है x प्लस आयोटा y, और इसकी हेल्प से आप फॉर्म करेंगे dz। dz ये मिलता है dx प्लस आयोटा dy। अब अपने पाथ का यूज करिए, इसका मीनिंग dz में जहां भी dy है उसे 2x dx से रिप्लेस करके अपने dz को पाथ के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर ले। तो ये बन जाता है dx प्लस आयोटा, और यहाँ पर ये आ गया 2x dx। यहाँ से आपने dx कॉमन ले लें तो 1 प्लस आयोटा इंटू 2x, और ये बन गया dx। ये हमने अपना dz कन्वर्ट कर लिया अकॉर्डिंग टू पाथ। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, जो हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो चलिए इंटीग्रेशन की वैल्यू लिखते हैं i। दिस इज इक्वल्स टू, हमें जाना है 0 से लेकर 1 प्लस आयोटा तक, और हमें यहाँ जो फंक्शन दिया है वो है एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई डी जेड। अब जितना पाथ है और डी जेड की वैल्यू है अपने क्वेश्चन में पुट करते जाओ, क्वेश्चन अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। फर्स्ट टर्म रखा है एक्स स्क्वायर, मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा। अब लिखा है वाई, वाई के लिए पाथ का यूज करिए, तो वाई की वैल्यू आपके पास है एक्स स्क्वायर, ये आपने पाथ से रख दी। अब आपके पास है डी जेड, डी जेड की वैल्यू यूज करिए 1 प्लस 2 आयोटा एक्स इंटू डी एक्स। ऐसा करने से या तो आप अपने पूरे क्वेश्चन को x में कन्वर्ट करेंगे या पूरे क्वेश्चन को y में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने अपने क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट किया, मैंने कन्वर्ट किया x। अब x के कोऑर्डिनेट 0 से शुरू होके 1 प्लस आयोटा तक गए, तो x की लिमिट क्या रही, 0 से 1। अब यहाँ से जो टर्म आपको लगता है एज ए कांस्टेंट की तरह आप बाहर निकाल सकते हैं, उसे बाहर निकाल लें। तो देखिए फर्स्ट ब्रैकेट से यहाँ मेरे पास एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो हम इसे पहले इस तरह से लिख लेते हैं 0 to 1 1 माइनस आयोटा इंटू एक्स स्क्वायर, और सेकेंड ब्रैकेट आपके पास है 1 प्लस 2 आयोटा एक्स डी एक्स। तो इस इंटीग्रेशन से आप 1 माइनस आयोटा को बाहर किया और इंटीग्रेशन रह गया 0 to 1 एक्स स्क्वायर 1 प्लस 2 आयोटा एक्स डी एक्स। आगे इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे क्या करना होगा, दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई। तो हमने यहाँ पर ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0 to 1, और ये इंटीग्रेशन अब हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। अब एक्स का इंटीग्रेशन है, सिंपल सा काम है, तो हमने यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा, इंटीग्रेशन किया एक्स क्यूब बाय 3 प्लस का 2 आयोटा एक्स की पावर 4 बाय 4 इंटू लिमिट 0 to 1। अब इस 2 से ये 2 हम यहाँ पर कैंसिल कर लें, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1 माइनस आयोटा, और ये आ गया 1 बाय 3 प्लस आयोटा बाय 2। ये आपके पास सेकंड के कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर आ गया। आप चाहे तो अंदर मल्टीप्लाई करके अपने आंसर को दे सकते हैं। तो लाइन इंटीग्रल के अंदर मेन रोल है पाथ, पाथ को डिफरेंशिएट करो और जो भी वैल्यू बने अपने इंटीग्रेशन में पुट करो, या तो इंटीग्रेशन x में कन्वर्ट हो जाएगा या पूरा इंटीग्रेशन y में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई थिंक ये एग्जाम्पल आपको समझ आ गया होगा। अब इसी के बाद मैं एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेने जा रही हूँ, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पर मैं मूव कर रही हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास है इवेल्युएट 0 to 3 प्लस आयोटा z कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर dz। तो सबसे पहले तो यहाँ क्वेश्चन में जो इंटीग्रेंड दिया गया है उसे आपको समझाऊं। आपके पास है z, z आपके पास होता है x प्लस आयोटा y, लेकिन उसने कहा z कॉन्जुगेट, इसका मीनिंग वो यहाँ कह रहा है x माइनस आयोटा y। z कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर करेंगे तो इसका मीनिंग यहाँ आपके पास होगा x माइनस आयोटा y का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन आपके पास है 0 से 3 प्लस आयोटा तक, चलिए फंक्शन क्या ले रहे हैं, x माइनस आयोटा y का होल स्क्वायर इंटू डी जेड, ये क्वेश्चन है।
अब इसकी जो क्वेश्चन की लोअर लिमिट है वो है z इक्वल्स टू 0। 0 का मीनिंग कोऑर्डिनेट आपके पास बने 0,0, आप अपने एक्सिस पे मार्क करा, ये पॉइंट आपके पास आ गया z इक्वल्स टू 0। अपर लिमिट क्वेश्चन के अंदर दी गई है वो है 3 प्लस आयोटा, तो ये भी हम अपने एक्सिस पे मार्क करेंगे। तो 3 प्लस आयोटा के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको जो कोऑर्डिनेट मिलते हैं, इसका रियल पार्ट तो 3 है और इमेजिनरी पार्ट आयोटा, आयोटा का कोफिशिएंट 1, तो 3,1, तो एक्स एक्सिस पे तो आप यहाँ पर 3 चल रहे हैं, ये पॉइंट आपके पास 3 और 1, ये आप ऊपर चले गए, तो ये जो पॉइंट है वो है z इक्वल्स टू 3 प्लस आयोटा के कॉरेस्पॉन्डिंग, ये पॉइंट आपके पास इस पॉइंट पर पहुंचना है, यहां तक पहुंचना है। अब पहुंचने का पाथ उसने डिफाइंड किया, वो क्या कह रहा है कि 0 से 3 प्लस आयोटा तक आप सीधी लाइन में नहीं जाना है, घूमते फिरते जाना है। कैसे जाना है? सबसे पहले अलोंग रियल एक्सिस, तो रियल एक्सिस कौन सी है? एक्स एक्सिस। पहले एक्स एक्सिस के अलोंग चलिए। कहाँ से चलना शुरू करिए? 0 से। तो मान लीजिए आपने यहाँ से 0 से चलना शुरू किया, कहाँ तक पहुंचिए? 3 तक पहुंचिए। तो ये जो मैंने पॉइंट अभी मार्क किया, ये है z इक्वल्स टू 3 का पॉइंट। इसका मीनिंग इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? इमेजिनरी पार्ट तो है नहीं, 0, 3, 0। तो इस पॉइंट का मैं एक नाम दे देती हूँ और इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया O, और से A तक। तो सबसे पहले तो O से A तक चलते फिरते आइए, O से A जाइए। उसके बाद then along a line parallel to imaginary axis, जब आप A तक पहुंच जाएं तब एक लाइन पर चलिए जो इमेजिनरी एक्सिस के पैरेलल हो। अब इमेजिनरी एक्सिस कौन सी है? Y। तो A पर जब आप पहुंच गए तब आप एक लाइन पर चले जो इमेजिनरी एक्सिस के पैरेलल हो। तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली, ये लाइन आपके पास आ गई और कहां से शुरू करी? 3 से शुरू होकर 3 प्लस आयोटा तक जाए, इसका मीनिंग इस लाइन पर जा रहे हैं और इसका हमने नाम रख दिया B। तो कहने का मीनिंग सबसे पहले आप O से A तक पहुंचिए, किस एक्सिस के? एक्स एक्सिस के थ्रू चल रहे हैं। जब आप A पर पहुंच जाए तब आप A से B पर जाइए, किस लाइन के थ्रू? जो Y एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक, तो दो पाथ है, O to A एंड A to B, तो सीधा रास्ता नहीं दिया। अब इस रास्ते पर चलकर आपको जाना है। तो जब भी हम किसी पाथ पर काम करते हैं तो हमें पाथ के इक्वेशंस चाहिए होते हैं। यहाँ इसने मुझे दो पाथ दिए O to A, मीनिंग रियल एक्सिस। तो रियल एक्सिस की बात करें तो इस एक्सिस का इक्वेशन आ गया y इक्वल्स टू 0। तो जब हम O to A चलेंगे, इसका मतलब हम कौन से लाइन पर मूव कर रहे हैं? y इक्वल्स टू 0 लाइन पर मूव कर रहा है। जब हम A to B जा रहे हैं तो हम पैरेलल टू y एक्सिस जा रहे हैं, तो पैरेलल टू y एक्सिस लाइन का इक्वेशन कितने डिस्टेंस पर है? ये पैरेलल टू y एक्सिस, यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो है 3। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया? x इक्वल्स टू 3, पैरेलल लाइन। क्योंकि ए बी लाइन पर, आप ए बी लाइन पर कोई भी कोऑर्डिनेट कट कर लो जिसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 3 ही रहेगा। तो ए टू बी लाइन का इक्वेशन जो आपके पास है वो है x इक्वल्स टू 3। तो उसने हमें पाथ बताया, पाथ के इक्वेशंस नहीं बताए। तो पाथ हमने देखा और उसके इक्वेशंस हमने लिख लिए क्योंकि सिंपल लाइन के इक्वेशंस हैं। तो चलिए अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन दो पाथ पर जाएगा और पहुंचना B तक है। इसका मीनिंग दोनों इंटीग्रेशन निकाल कर आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे, क्योंकि आपको O to B जाना है। तो चलिए फर्स्ट पाथ में लेने जा रही हूँ O to A। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट पाथ कंसिडर किया O to A। तो पाथ लिख लेते हैं O to A। सबसे पहले पाथ का इक्वेशन y इक्वल्स टू 0, इसका डिफरेंशिएशन सिंपल dy इक्वल्स टू 0। इसकी हेल्प से dz निकालते हैं। तो dz अभी हमने पढ़ा dx प्लस आयोटा dy। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो dy 0 हो गया, तो यहाँ पर dz की वैल्यू आपको क्या मिल गई? dz मिल गया dx। अब अपने इंटीग्रेशन को कन्वर्ट करते हैं अपने पाथ के अकॉर्डिंग। तो इंटीग्रेशन कहाँ से शुरू हुआ? 0 से कहाँ तक पहुंचना था? 3 प्लस आयोटा तक। लेकिन चलिए लिमिट में बाद में बता रही हूँ, लिमिट में भी छोड़ती हूँ। अब इंटीग्रेशन के अंदर का फंक्शन क्या है? x माइनस आयोटा y का होल स्क्वायर।
तो आपने इसे लिख लिया x माइनस आयोटा y। अब इस पाथ पर तो y इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पर आपने y इक्वल्स टू 0 पुट किया, तो आयोटा इंटू 0 का होल स्क्वायर। अब रखा dz, dz तो आपने लिख लिया इस पाथ पर कितना है dx। तो ये आपके पास इंटीग्रेशन क्या रह गया, इंटीग्रेशन रह गया ओनली एक्स स्क्वायर dx। तो मुझे सिर्फ x की लिमिट चाहिए। तो O टू A पाथ पर x की लिमिट क्या हुई, x की लिमिट हुई 0 से चलकर कहां पहुंचे हो 3 तक। देखिए 0 से चले और कहां पहुंच रहे हैं 3 तक, तो इसका मतलब इसकी लिमिट आ गई 0 टू 3। इंटीग्रेट आपने कर दिया x क्यूब बाय 3 और इसकी लिमिट आपने अप्लाई कर दी 0 टू 3। तो कितना आंसर आ गया 3 का होल क्यूब 27 बाय 3, इसका मीनिंग 9। तो फर्स्ट पार्ट का आपका जो आंसर मिल जाता है वो आंसर आ जाता है 9। अब हम आते हैं हमारा जो सेकंड पाथ है। ये जो हमारा सेकंड पाथ है वो है हमारा A टू B। तो चलिए A टू B चलते हैं। A टू B पाथ का हम इक्वेशन लिख रहे हैं। जो इक्वेशन आपके पास है x इक्वल्स टू 3, इसको आपने डिफरेंशिएट किया तो dx की वैल्यू आपके पास आ गई 0। इस पाथ पर dx 0, इसकी हेल्प से अपने dz को कन्वर्ट करेंगे। dz आप लिखते हैं dx प्लस आयोटा dy। अब dx तो 0 बन गया, तो इस पाथ पर dz आपके पास मिलता है आयोटा dy। इस पाथ पर A टू B पाथ पर dz आप लिखने जा रहे हैं आयोटा dy। अब अपने इंटीग्रेशन को कन्वर्ट करते हैं। तो इंटीग्रेशन आप इस पाथ पर चल रहे हैं, पाथ आपने लिख लिया A टू B जा रहे हैं। इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेंड है आयोटा x माइनस आयोटा y का होल स्क्वायर dz। अब जितना भी आपका पाथ है इसमें पुट करो और देखो x में बना या y में। तो देखो इस पाथ पर x की वैल्यू तो 3 है, तो आपने रख दिया 3 माइनस का आयोटा y का होल स्क्वायर, ये तो ये वैल्यू आ गई dz। dz की वैल्यू आपको मिल गई आयोटा dy, ये वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका पूरा इंटीग्रेशन y में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मीनिंग मुझे किसकी लिमिट रिक्वायर्ड है, मुझे लिमिट रिक्वायर्ड है y की। तो पाथ दिखाती हूँ, पाथ पर देखिए y की लिमिट देखिए आपको क्या नजर आएगी। आप a पर हैं, a मतलब इस पॉइंट पर है और इस पॉइंट से b तक पहुंचे, तो y कोऑर्डिनेट देख लो। y कोऑर्डिनेट 0 से चल के कहाँ पहुंच रहे हो 1 तक। तो यहाँ पर y की जो लिमिट आ गई आपके पास, ये लिमिट आ गई 0 टू 1। तो यहाँ आपने लिमिट पुट करी 0 टू 1। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो चलिए इंटीग्रेट कर लेते हैं। आयोटा तो हमने बाहर किया, आप चाहे तो इसका होल स्क्वायर ओपन कर लें या फिर आप इसे डायरेक्टली इंटीग्रेट करके अपना आंसर दे सकते हैं। तो मैं आपको होल स्क्वायर ओपन करके बता दूं। 0 टू 1 होल स्क्वायर ओपन किया 9 प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर मीनिंग वाई स्क्वायर माइनस का 6 आयोटा वाई। अब आपको शायद इंटीग्रेशन इसका इजी लगे, आप इस तरह से इंटीग्रेट कर लो। तो ये आयोटा तो बाहर, 9 का इंटीग्रेशन आपके पास आ गया 9y, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन 9 का इंटीग्रेशन 9y, वाई स्क्वायर का y क्यूब बाय 3 और माइनस का 6 आयोटा वाई स्क्वायर बाय 2। और इसके अंदर अपनी लिमिट रख लो, जो आंसर बने उस आंसर को लिख लो। सो दिस इज इक्वल्स टू आयोटा y रखें तो ये आपके पास y की लिमिट 9 माइनस का 1 बाय 3 और इस 2 से मैं ये 6 को कैंसिल कर रही हूँ, दिस इज 3 मीनिंग माइनस का 3 आयोटा और y स्क्वायर तो वैल्यू 1 है ही, तो दिस इज माइनस का 3 आयोटा। 0 रखोगे तो यहाँ से आपको वैल्यू 0 मिलेगी, तो दिस इज इक्वल्स टू आयोटा। और अगर मैं 9 माइनस 1 बाय 3 को और सिंप्लीफाई कर लूँ तो दिस इज 26 बाय 3 माइनस का 3 आयोटा। आपके पास ये आंसर आ गया सेकेंड पाथ के थ्रू। अब आपको फाइनल आंसर देना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है जो लिमिट है आपकी वो 0 से स्टार्ट होकर 3 प्लस आयोटा तक है। जो क्वेश्चन था वो था z कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर dz। अब आप दो पाथ पे चले, सबसे पहले O टू A गए, इसके बाद आप गए A टू B, इन दो पाथ पे गए। अब इन दोनों पाथ पे जो भी आंसर आए हैं अपने आंसर्स लिख लें। तो आंसर आपके पास क्या आ गया, फर्स्ट पाथ के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके आंसर 9 था और सेकंड पाथ का आंसर आपके पास है आयोटा 26 बाय 3
माइनस का 3 आयोटा। चाहे तो आप इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करके ऐड कर दो, तो ये बन गया आपके पास 26/3 आयोटा और माइनस का 3 आयोटा स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास प्लस का 3, तो आंसर इज 12 प्लस 26/3 आयोटा। ये आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो भी हमारा इंटीग्रेशन है वो जनरली पाथ पर डिपेंड है और काम करना आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत टिपिकल क्वेश्चंस हैं। तो आई थिंक आपको आज के लेक्चर के अंदर ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में लाइन इंटीग्रल निकालना क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन डाला है, इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा और साथ में आपके पास यहाँ आंसर्स भी हैं, तो इन आंसर्स को मैच करिएगा कि ये आंसर्स आपके मैच होते हैं या नहीं हो रहे हैं। तो देखिए सेम सा ही क्वेश्चन मैंने यहाँ डाला है, मैंने अभी z कॉन्जुगेट का स्क्वायर कराया, यहाँ मैंने सिंपली z स्क्वायर डाला और दो पाथ आपको दे दिया, एक स्ट्रेट लाइन दिया है, दूसरा मैंने पैराबोला दिया है, तो दोनों पे अपने आंसर मैच कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको लेक्चर क्लियर समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे वो है कॉशी इंटीग्रल थ्योरम, और जिसमें हम इसका प्रूफ वगैरह लेंगे। तो आज के लेक्चर में जस्ट इतना ही पार्ट। सो थैंक यू सो मच।